Assalamu alaikum and welcome back to English with Bilal. This is Bilal Qasim, your English trainer. और आज हम बात करेंगे हमारी टेंसेस की सीरीज़ की वीडियो नंबर 3 की। ठीक है, इससे पहले मैं टेंसेस पर 2 वीडियोस बना चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो आज जो है हमारी वीडियो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट के हवाले से है, जिसमें आपको फ्यूचर इंडेफिनिट को कम्प्लीटली यूज़ करना सिखाया जाएगा। साथ ही साथ ठीक है बोनस टिप जो है आप लोगों को दी जाएगी, और वो बोनस टिप ये है कि ये जो विल और शल की जो कन्फ्यूजन है आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी और आप कभी भी विल और शल को लेकर के कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलें बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। जैसे कि मैं हर बार ही बताता हूं कि टेंसेस को आप एक दरख्त समझ लें। ठीक है, अब इसकी 3 शाखें हैं, 3 ब्रांचेस हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इन तीनों शाखों पर 4 फल लगे हुए हैं। ठीक है, देयर आर 4 फ्रूट। ठीक है, इन तीनों पर 4 फ्रूट लगे हुए हैं, और इन मज़े की बात यह है कि इन तीनों पर जो फ्रूट लगे हुए हैं वो सेम हैं। मतलब जो फ्रूट प्रेजेंट के पास है वही पास्ट के पास है और वही फ्यूचर के पास भी हैं। ठीक है, तो वो 4 फ्रूट कौन से हैं? सबसे पहले है इंडेफिनिट। ठीक है, फिर है कंटिन्यूअस, और फिर आ जाता है परफेक्ट। ठीक है, और इसके बाद जो 4th फ्रूट है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है भाई, इससे पहले मैं 2 वीडियोस टेंसेस पर बना चुका हूं और कंप्लीटली डिटेल्ड में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, और साथ ही साथ पास्ट इंडेफिनिट पर भी वीडियो बना चुका हूं। तो इसका मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर प्लस इंडेफिनिट। ठीक है, फ्यूचर का इंडेफिनिट। तो चलें बढ़ते हैं आगे हमारी वीडियो की तरफ, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे फ्यूचर इंडेफिनिट पर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट को कब, कहाँ और किस सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यूजेज की। ठीक है, यूजेज यानी कि कहाँ यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट को, क्योंकि अगर आपको यूज़ समझ में नहीं आता, यूजेज समझ में नहीं आता, तो फिर फार्मूला या स्ट्रक्चर सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। भले आप लाखों सेंटेंसेस बना लें, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आपको सेंटेंसेस बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो यूजेज की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट को हम कब इस्तेमाल करते हैं? व्हेन वी इंटेंड और प्लान टू डू समथिंग इन फ्यूचर। ठीक है, इंटेंड मतलब इरादा करना। ठीक है, जब हम इरादा करते हैं या फिर नीयत करते हैं या फिर प्लान करते हैं कुछ भी करने का, ठीक है, कब? फ्यूचर में। फ्यूचर में किसी भी काम को करने का इरादा जब हम करते हैं तो वो हम फ्यूचर इंडेफिनिट से बताते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप मौजूद अभी हैं, खड़े यहाँ पर हुए हैं, प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं, लेकिन आपने इरादा किया हुआ है। जैसे इस वक्त अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, या बल्ले 2 साल बाद, 4 साल बाद जब भी देख रहे होंगे, तो जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद यानी कि वीडियो देखने के बाद आप क्या करेंगे? ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें, ये सारे के सारे काम, जो कुछ भी आप करेंगे, ये पहले ही से यहाँ आपने इरादा करके रखा हुआ है, यानी कि सोच कर रखा हुआ है, पहले ही से प्लानिंग करके रखी हुई है, यानी कि प्री प्लान्ड। जो आप पहले ही सोच कर बैठे हुए हैं। जैसे बिलफर्ज मिसाल के तौर पर मैं वीडियो बना रहा हूं, वीडियो बनाने के बाद मैं क्या करूंगा? जैसे वीडियो बनाने के बाद मैं घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, फिर जो है वो प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है, कन्वर्जेशन करूंगा,
और इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और आगे भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, इरादे हैं, नीयत हैं। ठीक है भाई, खैर आपकी अपनी मर्जी है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वरना नो प्रॉब्लम। ओके, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो कहने का मकसद ये है कि वो तमाम तर इरादे जो हमने किए प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, हम अभी उन इरादों को करके बैठे हुए हैं, लेकिन वो काम हम करेंगे कब, फ्यूचर में, आने वाले वक्त में, जो वक्त अभी तक आया नहीं है, ठीक है, जो आएगा। इसको मैं टाइमलाइन से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि थोड़ा सा आपको और मजीद अच्छे से समझ आ जाए। लेट्स सपोज ये है प्रेजेंट यानी कि नाउ। इससे पहले का जो कुछ भी है वो सब का सब पास्ट है। ठीक है, ये प्रेजेंट है। इससे पहले का जितना सब है ये सब क्या है, पास्ट है। अब इसके बाद का जो कुछ भी है, हम तो यहां मौजूद है ना, राइट नाउ वी आर हियर। ठीक है, इस वक्त हम यहां मौजूद हैं। अब इसके बाद जो कुछ भी आएगा ये सब का सब क्या होगा, ये सब का सब फ्यूचर है। ठीक है, अब आप यहां मौजूद रहकर, यहां खड़े रहकर आपने इरादा किया। ठीक है, अब आपने इरादा किया कि भाई मैं जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। अब इरादा आपने कहाँ किया, यहां पर, यहां मौजूद रहकर, यहां खड़े रहकर आपने इरादा किया। ठीक है, अब बिजनेसमैन बनेंगे। अब बनेंगे कब, फ्यूचर में, फ्यूचर में किसी भी टाइम पर। अब टाइम कंफर्म नहीं है। ठीक है, फ्यूचर का आपने इरादा तो किया है लेकिन टाइम कंफर्म नहीं है। जैसे आज है मंडे, ठीक है, अब यहां पर आ रहा है संडे, अब यहां संडे आ रहा है। अब आप कहें कि भाई मैं संडे को बिरयानी खाऊंगा, या फिर मैं संडे को रसमलाई खाऊंगा, या फिर मैं संडे को पिकनिक पर जाऊंगा। ठीक है, या फिर मैं संडे को जॉब पर जाऊंगा। तो आपने इरादा कब किया है, इरादा आपने किया है अभी, इस मोमेंट में, जो लम्हा चल रहा है इस मोमेंट में आपने इरादा किया है। लेकिन कब के लिए, फ्यूचर के लिए, आने वाले वक्त के लिए जो अभी तक आया नहीं है, मुस्तकबिल के लिए आपने पहले ही से इरादा करके रख लिया है, सोच के बैठ गए हैं कि मैंने ये करना है और मैं ये करूंगा। उम्मीद करता हूं कि यूजेज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने स्ट्रक्चर यानी कि फार्मूला की तरफ। तो फार्मूला की अगर बात की जाए तो हमें पता है जुमले बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत लाजमी पड़ती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सब्जेक्ट। ठीक है, फिर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब विल। ठीक है, फिर हमारा वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव ऐसा सेंटेंस जिसमें ना ही कोई सवाल किया गया हो ना ही कोई इनकार किया गया हो, वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा नेगेटिव जिसमें हम इनकार कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव में विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमला जिसमें हम सवाल करते हैं। यह आ गया हमारे पास फार्मूला। अब फार्मूले के हिसाब से हमें वैल्यूज को पुट करना है। जैसे हम मैथ्स में वैल्यूज को पुट करते हैं, इसी तरह से फार्मूले के हिसाब से हमें वैल्यूज को पुट करना है और हमारा सेंटेंस हमारे सामने आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर जब हम बचपन में छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमसे पूछा करते थे कि भाई बड़े होकर क्या बनोगे। ठीक है, अब बड़े होकर क्या बनोगे तो हम क्या कहते थे कि भाई मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, हम मौजूद प्रेजेंट में थे, डॉक्टर बनूंगा कब, फ्यूचर में। तो हम अपना इरादा बताते थे कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर जो है वो साइंटिस्ट बनूंगा, मैं बड़ा होकर टिकटॉकर बनूंगा, मैं बड़ा होकर यूट्यूबर बनूंगा। ठीक है, तो ये तमाम तर क्या थे, हमारे इरादे थे। इन तमाम इरादों को हमने अगर इंग्लिश में बताना है तो वो हम फ्यूचर इंडेफिनिट की मदद से बता सकते हैं। जैसे आई विल
सब्जेक्ट आई, ठीक है, विल, वर्ब बिकम अ डॉक्टर, साइंटिस्ट, अ डॉक्टर, साइंटिस्ट, ठीक है, यूट्यूबर, टिकटॉकर, वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन, ठीक है। आई विल बिकम अ डॉक्टर। नेगेटिव, आई विल नॉट बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। इंट्रोगेटिव, विल आई बिकम अ डॉक्टर। शुड आई राइट? ओके, लेट्स गो फॉर इट। आई विल नॉट बिकम अ डॉक्टर। इंट्रोगेटिव, विल पहले आ जाएगा, फिर आपका आई, विल आई बिकम अ डॉक्टर, ठीक है भाई। ये बन गया हमारा सेंटेंस। किसके हिसाब से? फार्मूले के हिसाब से हमने सिर्फ वैल्यूज़ को पुट किया और हमारा सेंटेंस हमारे सामने। ये अभी भी मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, यानी कि यहाँ खड़े रहकर, मौजूद रहकर, कहाँ? प्रेजेंट टाइम में खड़े रहकर मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं बनूंगा कब? फ्यूचर में, यहाँ इस पॉइंट पर। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं विल और शैल के कॉन्सेप्ट की, कि क्या पंगा है, कब, किन सिचुएशन में हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। देखें भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये जो शैल का कॉन्सेप्ट है ना, अब मॉडर्न इंग्लिश में बड़ा ही अनकॉमन हो गया। मतलब बहुत ही कम सिचुएशंस में शैल का यूज किया जाता है, लेकिन बिलफर्ज अगर आप यूज भी करते हैं, जैसे आई और वी, ये दो पर्टिकुलर प्रोनाउंस हैं, आई और वी, जिनके साथ विल और शैल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अलावा, यानी कि आई वी को छोड़कर यू, दे, ही, शी, इट, या फिर कोई भी नाम आ जाता है उनके साथ विल लगता है। अगर आप शैल भी लगाते हैं तो भी वो ग्रामेटिकली गलत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में जो शैल का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली फेड हो चुका है, यानी कि अनकॉमन हो चुका है, जिसको हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक वजह यह है कि हम शैल को यूज नहीं करते हैं। दूसरी वजह कि शैल को हम कहां पर, कब, किन सिचुएशन में यूज करते हैं, और उन सिचुएशन में जब हम शैल को यूज करते हैं तो तब हम सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ नहीं, बल्कि ही, शी, इट, एनी नेम, या फिर दे, आपका कोई सा भी प्रोनाउन हो, उनके साथ भी हम शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन सी हैं वो 3 सिचुएशंस जिनमें हम शैल का इस्तेमाल करके हम जो है वो जिनमें हम शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो अब भी यूज होता है। तो सबसे पहली सिचुएशन है कि जब आप कोई प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, आपने किसी से कोई प्रॉमिस किया, ठीक है, तब। दूसरी सिचुएशन जब आप किसी को थ्रेट करते हैं, और तीसरी सिचुएशन जब आप डिटरमाइंड होते हैं या फिर पुख्ता इरादा रखते हैं। अब ये हैं वो 3 सिचुएशन जिन सिचुएशंस में आप शैल को बकाया जो भी आपके प्रोनाउंस हैं, सब्जेक्ट हैं, उन सब के साथ यूज कर सकते हैं जब आप प्रॉमिस कर लें। देखिए, शैल को हम आसान लफ्जों में अगर मैं समझाऊं तो वो हम तब यूज करते हैं कि जब हम फ्यूचर के बारे में कंफर्म हों, श्योर हों, एकदम, यानी कि यकीन के साथ, पुख्ता इरादे के साथ, जब हम फ्यूचर की कोई बात कहना चाहते हैं कि भाई ऐसा जरूर होगा, मतलब लाजमन होगा ही होगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा होगा, तो तब हम शैल को लगाते हैं। फिर आपने ये कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि भाई हम जो है वो सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, नहीं, फिर आप शी के साथ भी शैल लगा सकते हैं, ही के साथ भी शैल लगा सकते हैं, दे के साथ भी शैल लगा सकते हैं, ठीक है। कब? इन सिचुएशन में जब आपने किसी से कोई प्रॉमिस करना है, ठीक है, वादा कर लिया, ठीक है, थ्रेट करना है, यानी कि किसी को कोई धमकी देनी है, यानी जब आप किसी को धमकी दे रहे हैं, और डिटरमिनेंट जब आप पुख्ता इरादा कर लें, आप कंफर्म कह लें कि भाई ऐसा लाजमी करूंगा या होगा, ठीक है, जब इस तरह की सिचुएशन हो आपके पास, तो तब हम हमारे तमाम तर जो भी प्रोनाउंस हैं उन सब के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। अब आप लोगों
की आसानी के लिए मैं ये बता दूं कि अगर आपको कंफ्यूजन रहती है कि यार कब शल लगेगा कब विल लगेगा, तो इस वजह से मॉडर्न इंग्लिश में इसको मज़ीद आसान कर दिया है। और आसान यूं कर दिया है कि भैया अगर आपको कंफ्यूजन रहती है विल और शल की, तो फिर आप कंफ्यूज ना हो। आप तमाम प्रोनाउंस के साथ सारे के सारे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ आप क्या इस्तेमाल करें, आप इस्तेमाल करें विल, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, उम्मीद करता हूं विल और शेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो उर्दू से या हिंदी से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। देखो, भले ही अंग्रेजों को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया आप कैसे सोच रहे हो या क्या सोच रहे हो, किस तरह से सोच रहे हो, इनका उनसे कोई कंसर्न नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है वो यूज पर फोकस करते हैं कि यार किस तरह की सिचुएशन होगी तो तब मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करना है। तो वो कॉन्सेप्चुअल जो है वो अपने आप को लेकर चलते हैं, ना कि ये हमारा जो रट्टाफिकेशन है उर्दू और हिंदी वाला। लेकिन फिर भी जो उर्दू और हिंदी के हिसाब से अगर सोचते हैं तो उनके लिए उर्दू में इस तरह के सेंटेंसेस एंड होते हैं, जैसे गा, गी या फिर गे पर। ठीक है, जैसे मैं नई गाड़ी खरीदूंगा, ठीक है, वो कल आएगी, ठीक है, हम वहां जाएंगे। ठीक है, आप लोग मेरी वीडियोस को देखेंगे और पसंद करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के उर्दू सेंटेंसेस या हिंदी सेंटेंसेस जो गा, गी या फिर गे पर एंड होते हैं, खत्म होते हैं, तो उनको हम इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट की मदद से ट्रांसलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।